एक तो ऑनेस्टी, बहुत उच्च दर्जे की ऑनेस्टी होनी चाहिए जिसका अभाव मैं देखता हूँ और देखा है मैंने अपने साथ के लोगों को काम करते हुए, उनका असर भी देखा है। दूसरा ये है कि आपके अंदर त्याग करने की क्षमता होनी चाहिए जो अब कम दिखाई दे रही है, और समाज के अंदर आप बातों से स्थापना नहीं कर सकते, अपने व्यवहार से लोगों को स्थापित। तीन बातें कही आपने, ईमानदारी, त्याग और विचार आपके आचरण में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे एक और शख्सियत के साथ जिन्होंने न सिर्फ अपनी कलम से वंचित वर्ग के, समाज के उस तबके को जो सदैव ही हाशिए पे रखा गया, उसको अपनी कहानियों में, उपन्यासों में जगह दी, बल्कि ठोस धरातल पर खड़े होकर संगठन भी खड़े किए, जिन्होंने युवाओं से लेकर समाज सुधार आंदोलन तक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक संस्कृति कर्मी है, लेखक हैं और एक बेहतरीन मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया और युवाओं के सामने एक क्रांतिकारी आदर्श स्थापित किया। हमारे बीच हैं हम सब के अजीज मास्टर रोहतास जी, जिन्होंने बेहतरीन उपन्यास भी लिखे हैं। आज की इस कड़ी में हम उनके जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार कुलदीप भाई। आपका चैनल पर स्वागत है मास्टर जी। धन्यवाद। तो मास्टर जी, आज जो बातचीत करेंगे आपके साथ, उसका जो मुख्य थीम है वो है आपका पूरी जीवन यात्रा। सबसे पहले मास्टर जी, आप थोड़े संक्षिप्त में अपने काम के बारे में बताएं, जो आपका सार्वजनिक कार्य रहा है, बिल्कुल थोड़े शब्दों में, सरल ढंग से, ताकि हमारे दर्शक और वो सभी लोग जो इस वीडियो को देखें वो आपके काम के बारे में जान सकें। साथी कुलदीप, बात ऐसे है कि यानी जीवन में जो लक्ष्य या सपने थे वो सपने बिखर गए और एक ऐसी परिस्थिति बनी परिवार में, घर में, तो मुझे इस अध्यापकी के पैसे मांगना पड़ा। और सबसे आसान तरीका था, उस जमाने में प्राइवेट स्कूल गांव में खुल रहे थे, उनकी स्थापना हो रही थी, और वहां से एक आसान रोजी रोटी का आराम से करने का मतलब साधन लग रहा था कि यहाँ मतलब जो है वो साधन बन जाएगा भाई, सर्विस के लिए अगर हम वेट करें उसके बजाय यहाँ शुरुआत कर सकते हैं हम। तो लेकिन मेरा मुख्य जो चिंता थी वो ये थी कि भाई मेरे जो भाई है जो पीछे पढ़ रहे हैं वो पढ़ने चाहिए। एक सपना ये जरूर मैं लेके चला कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो। तो उस समय जो मेरा भाई एक 10वीं क्लास में पढ़ता था, मैंने उसे गणित और इंग्लिश कुछ सिखाना शुरू किया। तो जब वो क्लास में उसके सुधार आया तो कुछ बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आए, और वो जो पहला ही साल था उसमें इतनी ज़्यादा सफलता मिली कि मेरे दिमाग से सरकारी नौकरी का जो है जो सपना था, सरकारी इच्छा थी, वो निकल गई। और उसके बाद मेरे सामने बहुत बार अवसर आए, और मैं अभी पहले तो नहीं बताता था ये बात, मतलब अब आजकल बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो अपने अनुभवों में कहीं लिखी भी है, जो थोड़ी आत्मकथा टाइप में, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मैंने मतलब दूसरे तरीके से उनके पेपर लिखे हैं या उनकी रिसर्च लिखी है और आज वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर है। वो मैं मेरे लिए भी लिख सकता था। 18-20 MPhil PhD की रिसर्च है जो जो मैंने लिखी है, और उसके बाद वो जो बच्चे हैं वो, हालांकि मैं उनका पूरा वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, और क्योंकि दूसरा ये है कि मतलब बाद में पढ़ाई जो है बाद में, मतलब मैंने ज़्यादातर पढ़ाई, पर अभी पेपर दे रहा हूँ जो MSc CFT साइकोलॉजी की MSc है, काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी की, तो वो उसके पेपर अभी दिए। पीछे में तीसरी बार जो है नहीं MA इंग्लिश के पेपर दिए मैंने। तो क्योंकि MA इंग्लिश मैंने पीछे भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MB यूनिवर्सिटी की थी, लेकिन मुझे एक संतुष्टि नहीं थी जीवन में कि जो उसके अंक थे, भाई कम से कम आपके पास MA इंग्लिश हो तो ठीक ठाक नंबर हो। फिर मैंने इग्नोर से अभी पिछली सारी कंप्लीट की है उसको, तो उसमें कुछ पेपरों में ठीक नंबर भी आया, कुछ पेपरों में एकदम जो आशा के अनुरूप नहीं है। तो मतलब है कि मेरी पढ़ाई अभी भी जारी है। मतलब ये जो आपने समझाया मास्टर जी, तो मूल कार्य आपने शिक्षा ग्रहण करने का किया, प्राइवेट स्कूल चलाए, और जहां तक मैं जानता हूं आपने युवा संगठन और समाज सुधार की संस्थाओं में, लेखक संगठनों में भी नेतृत्वकारी भूमिका अदा करी।
हाँ जी। ये लेखन और जो सामाजिक संगठन और संस्थाओं में सार्वजनिक जीवन, ये एक पृष्ठभूमि रही आपके जीवन की पूरी की पूरी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें थोड़ा मास्टर जी भाई ये बताओ कि आपका जन्म कब हुआ, उस टाइम पे पारिवारिक का वातावरण कैसा था, गांव का वातावरण कैसा था, जो आपने चेतना ग्रहण करी उस दौर में आप अपने जीवन पे वो क्या क्या पक्ष थे, कौन व्यक्ति थे, आपकी प्राथमिक स्कूलें, प्राथमिक एजुकेशन के दौरान भी एक पूरी उसकी जो पृष्ठभूमि है वो बताओ जी। जिस दौर में आपकी आंखें खुली, सोधी संभाली, वो कैसा समाज था, आपके बाल मन पर, आपकी बचपन की कुछ स्मृतियों पर क्या क्या चीजें अंकित हैं? ऐसा है कि जब मैंने मतलब अपना सऊदी समाज की बात करें तो संयुक्त परिवार था। मेरे दो चाचा जी भी हमारे साथ रहते थे। आपका जन्म कब हुआ मास्टर जी? मेरा जन्म 1964 में हुआ, 17 अक्टूबर 1964 को। 17 अक्टूबर 1964 को आपका हाँ जन्म जी, हुआ। हाँ। बैबलपुर गांव में हुआ। बैबलपुर गांव में हुआ। आपके पिताजी का क्या नाम है जी? मेरे पिताजी का नाम श्री नेकीराम है। श्री नेकरम। और माता जी? माता जी का नाम गुलाबी देवी है। गुलाबी। कितने भाई बहन हो जी आप? हम 7 भाई हैं सिर्फ। 7 भाई हैं हाँ जी। जी। तो उस टाइम पर जब आपने आंखें खोली तो उस टाइम आपका पारिवारिक वातावरण और गांव का वातावरण कैसा था? हमारे गांव का वातावरण, जो बैबलपुर जो गांव है हिसार जिला के अंदर, ये सबसे शांति प्रिय गांव के अंदर इसकी गिनती होती है। 2-3 गांवों की, बैबलपुर, बाडो और खेड़ी बरकी की। ये SC BC गांव है, बैकवर्ड क्लासेस के। तो ये बहुत ज्यादा, उसमें हमारा गांव और भी आगे है, क्योंकि यहाँ गांव की जो समस्या या झगड़े थे वो गांव में सुलझा लिए जाते थे। बड़े बड़े केसेस बल्कि जो पुलिस थानों तक, कोर्ट तक नहीं गए, यहाँ सुलझा लिए गए। तो एक तो वो वातावरण था, और आपस में मतलब हम SC कैटेगरी से थे, बैकवर्ड कैटेगरी, लेकिन हमारे जो SC कैटेगरी था वो मतलब आर्थिक रूप से बल्कि बैकवर्ड से कई मामलों में ज्यादा समर्थ था। जैसे हमारे घर में लगा लीजिए कि 10 एकड़ के लगभग मेरे दादाजी की जमीन थी यहाँ। आपके दादाजी पर 10 किले जमीन 10 थी? किले जमीन थी, और 27 किले जमीन हम एक पंजाबी की बेचते थे तीसरे हिस्से पर। अच्छा और जी। वो पंजाबी जब यहाँ पाकिस्तान से आया, उसी वक्त वो जमीन उसने हमें दी, और अंत में जब वो 83 में बेच कर गया तब वो जमीन हमारे हाथ से निकली। और उसके बाद हमने भी अपनी जमीन बेच दी। हमने फिर राजस्थान में जमीन 10 एकड़ के बदले वहां भी 8 एकड़ जमीन हमने मतलब खरीदी। तो इस तरीके से मतलब वहां भी हमारी हमारी जमीन है, मेरे पिताजी के नाम भी है, मेरे चाचा हुए तो वही रहते हैं। तो इस तरीके से मतलब हम खेती से जुड़े रहे, और घर के अंदर दूध का भी बंदोबस्त ठीक था, दाने भी ठीक थे, मतलब आर्थिक संकट इतना नहीं था। मतलब आपने कोई रोटियां का टोटा नहीं देखा? नहीं, रोटी का टोटा नहीं देखा। अच्छा, फिर मास्टर जी आपकी पहली जैसे शिक्षा कब आरंभ हुई प्राइमरी पर? प्राइमरी की शिक्षा मेरी 70 में शुरू हो गई थी। ये गांव की ही गांव के स्कूल में, सरकारी प्राथमिक पाठशाला? हाँ। तो शुरू में जो आपके अध्यापक गण थे या जो अध्यापिकाएं थी वो कौन थे जी? कुछ जैसे हाँ, वो तो एक एक मतलब जानकारी है मुझे, लेकिन शुरुआत में जो एक अध्यापक था, एक बुजुर्ग अध्यापक था जो मुस्लिम कम्युनिटी से था, और वो बच्चों को घर से बुला बुला के जो देखते हैं उनको पढ़ाता था। और हम उसके मेरे दादाजी के साथ अच्छे संबंध थे उस अध्यापक। आपके दादाजी का क्या नाम है? मेरे दादाजी का नाम है जीसुक। जीसुक? हाँ, जीसुक। अच्छा, तो उसके आपके दादाजी के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात थे। हाँ। उन अध्यापक का नाम याद है मास्टर जी आपको? अध्यापक के जो नाम है, वो जो मुस्लिम अध्यापक, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। उसे हम बच्चे वैसे ही कहते बुढ़े अध्यापक, लेकिन बाद में जिन अध्यापकों ने पढ़ाया हमें, वो मतलब उनके नाम मुझे याद है। जैसे मान लीजिए कि एक सरदार जी थे हमारे, वो इसी गांव में उनका परिवार रहता था, लेकिन यहाँ जेएमटी टीचर। क्या नाम था जी उनका? उनका नाम हरगोविंद था। हरगोविंद? हाँ। प्राइमरी के टीचर? प्राइमरी के टीचर थे। उसके बाद एक मैडम आई 5वीं क्लास में, पुष्पा। अच्छा जी। नाम पुष्पा रानी के नाम से पंजाबी मैडम थी। 6ठी क्लास के अंदर फिर जब हम गए तो उस वक्त एक टीचर और था। 6ठी क्लास का एक वाक्य है बल्कि, कि भाई एक लक्ष्मीनारायण नाम के टीचर थे, वो नारनौल से थे और यहाँ में पढ़ाते थे। प्राइमरी से प्रमोट होकर गणित पढ़ाते 6ठी क्लास में, वो हमारे इंचार्ज भी थे। उन्होंने मुझे बी सेक्शन में रखा, क्योंकि 5वीं क्लास के अंदर मैं ही ऐसा बच्चा था जिसके आसपास में 8-10 गाँव में वजीफा आया। तो इसलिए स्कॉलरशिप मिली आपको उस दौर में? तो इसलिए मतलब जो है कि वहाँ उसने मुझे बी सेक्शन में अपने रखा अपने, क्योंकि उसके भी यहाँ हमारे परिवार में आना जाना था। तो उसने मुझे मॉनिटर बनाया अपनी क्लास को। वैसे ही मैं रखता, क्योंकि मैं सभी पढ़ाई में होशियार थे। उस क्लास में मैं प्रथम बच्चा था। 5वीं क्लास के मॉनिटर बने जी आप? 6ठी क्लास। 6ठी क्लास के मॉनिटर बने। लेकिन कुछ समय बाद एक वो अध्यापक छुट्टियों, 1.5 महीने छुट्टियों में बदली होकर चले गए। उसकी जगह यहाँ किशन लाल खेदड़ से एक अध्यापक आए जो हमारे इंचार्ज बने, और वो जाट कम्युनिटी से थे। जब उन्हें पता लगा कि जो मॉनिटर है ये
साफ सुथरे रहते थे, क्योंकि पंजाबियों के साथ हमारा संबंध था, तो साफ सुथरे रहते थे। और मेरी चाची जो थी सरदारों के गांव से आई हुई थी, तो घर में काफी सफाई रखती थी वो, तो वो भी पूरा सफाई का ध्यान था। वैसे मेरे नाना की तरफ से पंजाबियों के साथ संबंध थे, साफ सफाई थी वहां भी। मेरी माँ भी साफ सफाई रखने में बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देती थी। तो उस वजह से उसने मुझे मॉनिटर हटा दिया जब पता लगा भी ये। तो ये आपकी जाति के कारण उसने पता करा भाई ये शेड्यूल्ड कास्ट का लड़का मॉनिटर कैसे है। हाँ कैसे, क्योंकि पानी मंगाना है और करना है। एक आध बार पानी मंगाया उसने मुझसे, जब पता लगा उसने मुझसे पहले तो पानी मंगाना बंद किया। अच्छा। और फिर कुछ समय बाद, हफ्ता 10 दिन बाद, एक मॉनिटर बना दिया खेड़ी बरकी गांव से बेनीवाल। जब उसे पता लगा भी वो, हालांकि वो मुस्लिम थे कभी पीछे से, तो बाद में वो यहाँ रह के हिंदू बन गए और बेनीवाल गोत्र से थे। तो हालांकि आज भी उन्हें मुस्लिम कहते हैं, खेड़ी के लोग उन्हें मुस्लिम मानते हैं। तो उसको मॉनिटर बनाया उसने, वो नंबर 2 पे होशियार था। ये मतलब वो दौर है जब आपको पहली बार जातिवाद का एहसास हुआ। जातिवाद का मतलब एहसास हुआ। हाँ। और उसमें इतना झगड़ा हुआ। हमारे हेडमास्टर थे गुप्ता गुप्ता करके कोई, और बाद में बड़े काफी सम्मानित और बीओ रहे। फिर उसमें उनके नाम पर लाइब्रेरी भी है मंगाड़ी में। उसको जब पता चला, नहीं कहानी अगर मैं बताऊं लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरी उसमें उपन्यास के अंदर, संघर्ष उपन्यास के अंदर जिक्र भी है इन चीजों का। अच्छा जी। तो उसके अंदर जो है ना, उसको जब पता चला तो वो मतलब आकर, क्योंकि झगड़ा कहां शुरू हुआ कि जो हमारी वो इंचार्ज था, हमारी एक इंग्लिश की मैडम थी, वो उस हेडमास्टर के छोटे भाई की बहू थी। तो वो इसलिए दबंग थी, एक तो बढ़िया जाती थी, वो इसलिए दबंग थी कि भी मेरा जो जेठ है वो स्कूल में हेडमास्टर है। और वो इसलिए दबंग था कि भाई मैं मतलब जो है अपनी मतलब जाट कम्युनिटी से, और ये और क्या है मतलब मेरे सामने। तो उनका झगड़ा हुआ, क्योंकि उस मैडम ने अपनी क्लास का मॉनिटर मुझे ही रखा। तो इस बाकी और भी टीचरों ने अपनी क्लास का मॉनिटर दिया, वो सिर्फ उसका था। तो यहाँ झगड़ा शुरू हुआ उन दोनों टीचर उस मैडम के बीच में। तो हेडमास्टर आया, तो हेडमास्टर ने कहा कि भाई क्या बात, सारी घटना घटी कि क्या कारण था हटाने का। तो हेडमास्टर ने अगले दिन वोटिंग करवाई, मॉनिटर कौन होगा, क्लास में चुनाव करवाए। अच्छा जी। तो 44 बच्चे थे हम, जो दो एक जो दूसरा मॉनिटर बनाया था वो और मेरे बीच में। तो 44 बच्चों के बीच में जब वोटिंग करवाई, तो उस वोटिंग के अंदर उसको सिर्फ एक वोट मिला, और 41 वोट जो है नहीं मुझे मिले। तो जबकि मेरा एक दोस्त था यहाँ से जाट कम्युनिटी से जुगलान का, उसने मुझे वोट नहीं दिया, उसने जाट की अपील करके उसको दिया, जिसकी उम्मीद मुझे थी कि ये मुझे, बाकी जुगलान के सभी औरों ने मुझे दिए वोट। उसके परिवार के, खेड़ी वाले के परिवार के भाई भी एक परिवार में बिल्कुल हमारे साथ पढ़ता था उसके गांव के। तो एक खेड़ी के बच्चे को पूछा हेडमास्टर ने कि तुमने इसको वोट क्यों दिया है, भी तुम्हारे गांव का खड़ा था, इसको वोट क्यों नहीं दिया। तो उसने ये कहा, बच्चे थे छोटे, जो स्वाभाविक रूप से जो बोलते हैं, जो भावना होती है वैसी, कि जब रोहतास मॉनिटर है तो मुझे लगता है कि मैं ही मॉनिटर हूँ। उस दिन मेरे अंदर नेतृत्व की कुशलता कहीं कहीं जाने अनजाने पैदा हुई कि नेतृत्व करने के लिए क्या चीज चाहिए। तो जो आपका एक मॉनिटर बनने का चुनाव था, वो एक आपका सार्वजनिक जीवन के शुरू होने का, नेतृत्व के गुण, एक प्रकार के जन्म बीजारोपण का एक मंच या शुरुआती बिंदु था वो। हाँ, क्योंकि उस दिन मुझे मतलब ये एहसास हुआ कि भी मैं मतलब जो है ना, किसी का अगर नेतृत्व करना है तो आपका कैसी व्यक्तित्व, कैसा व्यवहार होना चाहिए। और उसके ये भी एक घटना, लेकिन उसके बाद हमने क्रिकेट की टीम बनाई यहाँ। जब 9वीं क्लास में थे, जब प्रयास शुरू किया, और पहली बार इस गांव में बैट गिंडी लेके मैं ही आया था बैलपुर गांव में। क्रिकेट की शुरुआत करने वाले लोगों में से हो बैलपुर, स्कूल में भी, गांव में भी। तो उसमें जब वो मॉनिटर कैप्टन बनाने की बात आई, तो 10वीं क्लास के अंदर उस वक्त झगड़ा था। दो वर्ग थे, एक ऐसा वर्ग था जो खेड़ी और किराड़ा गांव का था, एक ऐसा था बुगाना और जुगरान का, जाट कम्युनिटी वर्सेज बढ़िया कम्युनिटी का। तो उनमें होड़ लगी हुई थी किसको मॉनिटर बनाना चाहिए। अंत में मतलब एक टीचर ने फैसला किया कि रोहतास बीच का है, इसलिए इसको मॉनिटर बना देते हैं ना, इसको कैप्टन बना देते टीम का। तो उस दिन उसने मुझे कैप्टन, उस टीम का कैप्टन बना। फिर मैं गांव की टीम का कैप्टन रहा। कैप्टन से मैंने बैट गिंडी उठा के खेलना शुरू किया, और कैप्टन से रिटायर हुआ 10 साल। 10 साल कैप्टन रही। हाँ, 10 साल। तो उससे मुझे पता, वो जो अनुभव था मेरा, जो स्कूल में मॉनिटरी वाला, जो मैं 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक मॉनिटर रहा। एक बार मैंने 10वीं क्लास में मॉनिटरी छोड़ दी, इसलिए कि भाई किसी ने कहा मेरे परिवार के, नहीं कि अगर तू मॉनिटर रहेगा तो एक्स्ट्रा काम होते, एक्स्ट्रा काम बहुत थे मॉनिटरों के पास उस वक्त, तो तेरी पढ़ाई प्रभावित होगी, नंबर कम आएंगे, तो ये मॉनिटरी छोड़ दे। तो मैंने मॉनिटरी छोड़ दी। लेकिन 1-2 महीना बाद 2-3 मॉनिटर बदले गए, और अंततः स्कूल के जो जितने भी मेरे 5-6 टीचर थे, उन्होंने मतलब मुझे ही कहा कि नहीं, ये तेरे और किसी के बस की बात करनी, और बच्चे भी चाहते हैं तो मॉनिटरी तू ले। तो अंत मैं
मॉनिटर के तौर पर ही, मतलब। तो मास्टर जी आपने 10वीं गांव से ही की? हाँ, गांव से। जो आपका गांव के सरकारी स्कूल थे, हाँ, सरकारी उससे स्कूल। 10वीं की? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपके जमाने में प्रेप थी कि +1 2 वाली थी? हमारे जमाने में प्रेप थी। तो आपने प्रेप में कहाँ एडमिशन लिया? मैंने 10वीं करने के बाद हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, HAU हिसार? HAU हिसार के अंदर। अच्छा जी। तो वहाँ मतलब कुछ ऐसी घटनाक्रम घटा कि वहां मुझे वो बाहर होना पड़ा यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी। हाँ, तो उसका मैं ज्यादा अपने अपने अंदाजे, लोग तो कहते हैं भी इसके पेपर पकड़ा गया इसलिए लाल लकीर मान, जहां तक भी लोग विश्वास करते हैं, अच्छा। लेकिन वो परसेप्शन है, वो मतलब जिसने कहे रूमर है, सच्चाई नहीं है। अच्छा अच्छा। तो लेकिन वो बस वो जची हुई, लोगों को जची हुई है, वो प्रचार है, मेरे मरने के बाद ये पक जाएगी। ना वो ट्रू क्या था मास्टर जी रियल में? ट्रू तो यही है कि भाई किसी मतलब जो है कि वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक ऐसा माहौल बन गया था हड़ताल के बाद कि भी, अब वो मैं उसको थोड़ा डिस्क्लोज कम ही करना चाहूंगा, ऐसा माहौल बन गया था कि मुझे वो यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। अच्छा, उसके दूसरे कारण थे? हाँ, दूसरे कारण। अच्छा चलो फिर मास्टर जी, फिर जैसे आपने +2 है या प्रेप है, ग्रेजुएशन कहाँ की? फिर मैंने प्रेप की नॉन मेडिकल से, DN कॉलेज से मैंने प्री इंजीनियरिंग की, और उसके बाद जो है फिर मैं बीमार हुआ उसी दौरान। फिर बीमार हो गए? हाँ, बहुत ज्यादा बीमार हुआ, टाइफाइड हुआ, काफी लंबा बीमार चला, वहां से मेरी पढ़ाई छूटी। फिर आपने कंप्लीट कब करी जी कंप्लीट ग्रेजुएशन? फिर 1 साल रुकने के बाद फिर की कंप्लीट। तो ये DN कॉलेज से आप स्नातक हुए? फिर मैंने पढ़ा, मैंने मतलब ये सोच के कि फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, साथ साथ मैंने फिर ग्रेजुएशन की। आपने डिस्टेंस एजुकेशन या कोरस्पोंडेंस से की? कोरस्पोंडेंस से की। फिर आपने BA करी जी? हाँ, BA करी। अच्छा अच्छा। ना फिर तो फिर मास्टर जी जैसे आपकी युवा अवस्था शुरू हुई, तो जो अपने जो संगठन थे, सामाजिक संगठन जो उस दौर में हिसार के इलाके में बनने शुरू हुए, वामपंथी विचारधारा के संगठन कह लो या प्रगतिशील क्रांतिकारी लोगों ने प्रयास किए, तो पहली बार आपका सार्वजनिक जीवन कैसे शुरू हुआ? किस संगठन का हिस्सा बने आप? शुरू में मतलब जैसे कुछ मेरे क्लास जो मेट थे, खेड़ी गांव से था एक नरेंद्र, एक बुगाना से था, मतलब कॉमरेड रमेश क्रांति के नाम से बहुत मशहूर हुआ वो। बुगाना का रमेश क्रांति? हाँ जी, वो बहुत कमिटेड व्यक्ति था। अच्छा, वो SFI में थे जी? SFI से DYFI में आया वो DYFI में थे रमेश हाँ, क्रांति? तो उन्होंने प्रयास किया मेरे ऊपर बना, लेकिन मैं आसानी से आया नहीं DYFI में। अच्छा। लेकिन मुझे आना इसलिए पड़ा कि नरेंद्र का जो स्कूल था खेड़ी में, उसमें जाने लग गया शुरू में ही। तो वहाँ क्रिकेट का भी हमारा मतलब मित्रता थी, स्कूल के अंदर भी जुड़ाव हो गया, तो नरेंद्र मुझे जबरदस्ती इन प्रोग्रामों में लेके आता था, और धीरे धीरे मुझे, हालांकि मैं हरियाणवी रागनी सुनना आज भी पसंद नहीं करता, लेकिन उस वक्त कुछ एक मास्टर देशराज डानी खान बहादुर से, वो अच्छी रागनियां गाते थे, और भी लोग थे बहुत ज्यादा, तो वो रागनियां जिनके अंदर ये हमारी सामाजिक लड़ाई की रागनियां है, संघर्ष की रागनियां है, गाते थे, तो वो एक रागनियां मुझे अच्छी लगती थी, नाटक भी कुछ अच्छे लगते थे। दूसरा जो कुछ लोग ये भाषण देते थे वामपंथी सोच के जो लोग, जैसे खास करके कामरेड कृष्ण स्वरूप और फिर बाद में इंद्रजीत, तो ये भाषण मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर मुझे लगा कि ये रास्ता ठीक है। आप मतलब जो पहली बार जो परिचय का माध्यम बने वो रमेश क्रांति बने? रमेश क्रांति बना, लेकिन मैं रमेश क्रांति के प्रयास से नहीं आया, और तो आपने नरेंद्र के प्रयास से आया। ये नरेंद्र मास्टर कौन से गांव के जी? खेड़ी के गांव से है। अच्छा। इनके भाई भी अच्छे सीटू के लीडर रहे हैं, मजदूर नेता रहे। क्या नाम है जी? दर्शन लाल, कामरेड दर्शन कहते हैं, दर्शन है। आप नरेंद्र के स्कूल में टीचर लग गए? हाँ, टीचर खेड़ी बरकी के प्राइवेट स्कूल में। तो उनके प्रयासों से फिर आप DYFI में आए। फिर आपने वहां कामड़ कृष्ण स्वरूप, कामड़ इंद्रजीत के भाषण सुनने न मिले। ये कौन से सन की घटनाएं? ये सारी घटनाएं 88-89 की है। अच्छा, तो उस दौर में फिर आपने यहाँ DYFI का काम शुरू किया? हाँ जी। तो शुरुआती दौर में आपके साथ कौन कौन लोग थे? DYFI में कब से कब तक रहे आप? मैं DYFI में जब तक मैं लेखक नहीं बना, 2001 तक DYFI में रहा। आप 88-89 से लेकर 2001 तक हाँ जी DYFI में रहे? ये तो दशक से ज्यादा का आपका प्रभाव रहा है। जिला कमेटी, स्टेट कमेटी तक, और बल्कि जोन का सेक्रेटरी। एक बार तो 89 की बात है कि भाई जितने हमारे जोन थे हरियाणा के, उनमें बेस्ट जिनका काम है सेक्रेटरी का, उसका मतलब सम्मानित करने की तय हुआ। रोहतक में सम्मेलन था, और हरपाल MLA होते थे उस वक्त जनरल सेक्रेटरी, और आजाद सिंह होते थे प्रेसिडेंट। ये राज्य के महासचिव थे कामड़र पाल सिंह, जो तत्कालीन विधायक थे टोहाना से। और कामड़र पाल सिंह राज्य के, वो आजाद सिंह सॉरी अध्यक्ष थे। आजाद सिंह और हरपाल सिंह
राज्य अध्यक्ष और महासचिव थे। हाँ जी। अच्छा, तो उस टाइम आप लोकल कमेटी के, ब्लॉक कमेटी के सेक्रेटरी थे? जोन के सेक्रेटरी। जोन था एक आपका? अच्छा। 8 गांव, उस जोन में हमने 8 गांव को मिला के, वैसे 8 गांव का मुझे जब सेक्रेटरीशिप मिली उस वक्त 8 गांव का जोन था, जिसको हमने 16 गांव में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा। और जिसकी मेंबरशिप हम 1600 से ऊपर ले गए। उस समय की मेंबरशिप बहुत मुश्किल काम था करना, मेंबरशिप। तो वहां पर वो जो जोन में जितने मतलब कामरेड प्रदीप जो अच्छे नेता रहे, वो उस वक्त इसके आंसी जोन के सेक्रेटरी थे जब मैं यहाँ बैलपुर जोन का सेक्रेटरी था। उनमें से सबसे बेस्ट सेक्रेटरी का पूरे राज्य के अंदर सम्मानित मुझे किया गया। बाद में वो बंद कर दिया काम, अनंत मौल आए थे उस वक्त, और ये के बीच में ठीक नहीं है ऐसा काम हमारे लिए। लेकिन वो एक बार 1 साल के लिए वो एक्सपेरिमेंट था। कॉमरेड वीरेंद्र की ड्यूटी लगी, उसने पूरे सब चीज चेक करी, सब देखा। वीरेंद्र मलिक? हाँ, वीरेंद्र मलिक। अच्छा। तो उन्होंने मतलब जो सिफार कोई बताया होगा भी ये चीज है, तो वो मुझे वहां सम्मानित होने का मौका मिला अच्छे सेक्रेटरीशिप का। तो फिर ये जो दौर आया मास्टर जी, फिर आप जैसे हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति में कब आए, या जो समाज सुधार के मूवमेंट की तरफ? मैं शुरू से ही जब मूवमेंट में आया, तो असल में तो बचपन से ही थोड़ा पढ़ने लिखने की आदत थी, न पढ़ने की आदत थी। और दूसरा, जब मूवमेंट में जब मुझे लाया गया, तो दर्शन ने ये कहा इन लोगों को, नरेंद्र को, भी ये बंदा ऐसे नहीं आएगा मूवमेंट, इसको कुछ किताबें दो पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कुछ सव्यसाची की किताबें, कुछ शिव वर्मा की किताबें, छोटी छोटी किताबें मुझे दी। जब मैं पढ़ा वो, तो उससे प्रभावित हुआ मैं। ये कौन कौन सी किताबें हैं जी जिनको आपने शुरुआती दौर में आपको प्रभावित किया, या आप जिनका एक योगदान मानते हैं अपने जीवन पर? उन किताबों के नाम बताइए, 2-4। वो गांव के गरीबों से, जैसे सव्यसाची किताब है, क्या करे, या फिल्मों के बारे में भी था, अभी भारतीय फिल्में क्या कर रही है, कांग्रेस के ऊपर भी था, कोई कांग्रेस ने हमारे देश मतलब सव्यसाची के लिटरेचर का एक प्रभाव मानते हैं आपके जीवन पर शुरुआती दौर में? शिव वर्मा की फिर वो जो मार्क्सवादी परिचय माला, भगत सिंह के ऊपर जो संस्मृतियां लिखी, उसका भी प्रभाव फिर बाद में गया। और फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया, नरेंद्र के घर में प्रेमचंद का लगभग साहित्य थे, दर्शन ने बनाया, लेकिन वो नहीं पढ़ते थे कोई भी। तो वो सारा गोदान उपन्यास, प्रेमचंद की कहानियां, सब मैं ही पढ़ता था वहां से ले उठा किताबें। तो वहां से फिर मतलब दिमाग में लगा कि भाई चीजें जो वहीं से मेरे दिमाग में भी लगा कि मुझे लिखना चाहिए। कुछ चीजें मैं लिखता भी था, और साक्षरता के दौरान 1-2 नाटक लिखे, काफी पॉपुलर हुए। आपने साक्षरता अभियान में भी काम किया? साक्षरता अभियान में बहुत यहाँ काम किया इलाके के। कौन से सन से कब तक किया? ये 91 की बात है, 91-92 बस। 91-92 में आप अक्सर सैनिक थे जी? अक्सर सैनिक तो नहीं था, लेकिन हमारे पास वो एसपीसी? हाँ, वो उसमें थे, एसपीसी में। एसपीसी थे जी। तो लिटरेसी का अभियान में आप शामिल रहे यहाँ पर? अच्छा, तो फिर जैसे आप 2001 में रिलीव हो गए डीवाईएफआई से, तो फिर आपने कौन से संगठन में काम करा जी? उसके बाद मैं सीधा ज्ञान विज्ञान समिति में गया। देखो, तो 99 में मेरे दिमाग में यह आया कि जो मूवमेंट के अंदर मतलब जो काम चल रहा है कि एक लीडर, एक आदर्श नेता कैसा होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में था। मैं उसको अपने जीवन में तो मैंने प्रैक्टिकल उतारा था, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आया, कुछ चीजें नजर आई। तो मैंने सोचा कि भाई, मैं जब वहां बात करता तो मेरे से वो लोग दूरियां बनाते, और मुझे कोई घमंडी समझता, कोई मतलब जो है कि खाली राम समझता, अलग अलग मतलब थे उनके ऑब्जर्वेशन, और कन्नी काटने लगे धीरे धीरे लोग। तो इस वजह से मुझे लगा कि भाई अब इनके साथ कहने का कोई मतलब नहीं, आप लिख के कुछ चीजें छोड़ो ताकि आने वाला कोई समाज पढ़ेगा। तब मैंने निर्णय लिया कि भाई मुझे एक कहानी लिखनी चाहिए कि नेता कैसे। लेकिन वो कहानी इतनी बड़ी हो गई, 60 पेज की कहानी हो गई वो। तो रमेश क्रांति ने मुझे कहा, 96 की बात है, कि यार ये तो बहुत अच्छी रचना है। दर्शन ने भी कहा कि ये तो बहुत अच्छी रचना है, तो उसको पूरा कर। तो मेरे दिमाग में ये बात भी है कि भाई अगर लेखक भी बन जाए, प्रेमचंद ने अपने जीवन में क्या हासिल किया, और जितने जी फाका मस्ती मर गया, स्कूल की तरफ ध्यान दे, स्कूल ही बढ़ा आगे। आर्थिक दबाव भी था, गहराते आर्थिक संकट का, आपका कोई परमानेंट इनकम ऑफ सोर्स नहीं था, ये एक दबाव था फैमिली का, परिवार का दबाव था। और तो एक थोड़ी बात इसी में जी, आपकी शादी कब हुई मास्टर जी? शादी मेरी 91 में हुई। अच्छा, 91 में आपका गृहस्थी का भी भार आपके कंधों पर आ गया। तो फिर आप कल एक लड़का लड़की हुए? 2 लड़की 1 लड़का। 2 लड़की और 1 लड़का हुआ परिवार। तो फिर आप ये बताओ, लेखन का 1996 में आपने 60 पेज की कहानी लिखी, तो विधिवत तौर पर जैसे आप फिर जनवादी लेखक संघ में कब आए? हाँ, तो 99 में फिर मैंने दोबारा
उस कहानी को पूरा करने की सोची 2-2.5 साल की गैप के बाद। अच्छा जी। तो उस वक्त तक मतलब ये तय हो गया कि भाई ये जो जन संगठन है नहीं, जिनमें मैंने काम किया है, जिनसे देखा है, जिनका संबंध में रहे हैं, इनका नेता कैसा होना चाहिए, उनको हीरो बना के मैंने सबसे पहले उपन्यास लिखना शुरू किया लाल सलाम नाम से। अच्छा जी। वो था भी लाल सलाम, मतलब पूरा अंत भी उसका लाल सलाम पे हुआ। लेकिन जब कुछ अपने मित्रों को पढ़वाया मैंने उसका जो मतलब असलिपि थी, तो उसमें ज्यादातर मित्रों ने सुझाव दिया कि लाल सलाम उपन्यास नाम से ठीक नहीं है, इसका क्षेत्र शिक्षिक उड़ेगा। जबकि वो सही उनका फैसला नहीं था। मुझे कोई समझ नहीं थी साहित्य की, जो सैद्धांतिक समझ होती है या मतलब जो शास्त्रीय समझ, वो समझ नहीं था, सिर्फ एक इमोशन था, आदर्शवाद था। तो उस वक्त मैंने उसको फिर मान सलाम में कन्वर्ट किया, उसमें थोड़ी चेंजिंग की, तो वो उपन्यास लिखा। ये सारे 3 उपन्यास, इनकलाब और मान सलाम और संघर्ष, सिर्फ 6 में नवंबर से लेकर 31 मार्च तक, 1 नवंबर को लिखना शुरू किया मैंने, 31 मार्च 99 में, 2000 जब 31 मार्च 3 उपन्यास मैंने कंप्लीट किए। 3 उपन्यास आपने लिखे और प्रकाशित हो गए? प्रकाशित नहीं उस वक्त तक। शुरू में उपन्यास लिखा आपने लाल सलाम, जो अपने साथियों के सुझाव से महान सलाम के रूप में पब्लिश हुआ। एक लिखा आपने इनकलाब, और तीसरा लिखा आपने संघर्ष। जन संघर्ष दूसरा लिखा मैंने। बाद में लोगों ने कहा कि उपन्यास में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा संगठन नहीं होना चाहिए, वहां सामाजिक होना चाहिए, तो मैंने उनकी बात को मानते हुए सामाजिक उपन्यास लिखा संघर्ष। लेकिन मेरा मन नहीं माना। अब तो मुझे क्लियर कट उपन्यासों के बारे में जानकारी, क्यों बहुत विश्व साहित्य पढ़ा है, एमए इंग्लिश में भी बहुत ढेर सारे उपन्यास नाटक पढ़े हैं, तो इसलिए पूरा परिचय है। यहाँ भी भारत के सभी लेखकों को पढ़ा है कि कौन सा उपन्यास किस चीज का होना चाहिए। अब तो उपन्यास की सैद्धांतिक समझ भी है, उस वक्त नहीं थी। उस वक्त मैं जो भी मुझे शिक्षा देता था मैं मान लेता था। तो संघर्ष लिखा मैं, उससे मेरी मतलब वो दूसरा उपन्यास अलग मेरा, तो उससे मुझे आत्म संतुष्टि नहीं। वो प्रकाशित तीसरा हुआ बाद में किया, बहुत बाद में। उससे पहले इनकलाब आ गया। लेकिन लिखा वो पहले गया है। लिखा वो पहले गया, फिर मैंने इनकलाब वापस लिखा उसी बेस पर, जिस बेस पर मैंने मान सलाम लिखा था, उसी बेस पे। अच्छा। उसके अंदर मान सलाम के अंदर छात्र SFI है और CI2 संगठन है, स्पष्ट नाम देके लिखे मैंने। और दूसरा उसके अंदर जो है खेत मजदूर यूनियन है, और मतलब दूसरा एक संगठन और है, उसमें किसान सभा का थोड़ा जिक्र है, लेकिन खेत मजदूर यूनियन बेसिक उसमें। तो जो आपकी ये वैचारिक यात्रा रही, तो फिर आप विधिवत जनवादी लेखक संघ में ही आपने कार्य करे और जिम्मेवारी राज्य महासचिव तक की निभाई। 2001 में जबरदस्ती मुझे नौजवान सभा से रिलीव कर दिया और ज्ञान समिति को सौंप दिया, जबकि मुझे पता नहीं था कि कोई जनवादी लेखक संघ संगठन भी है क्या 2001 तक। और उपन्यास मेरा 2001 में प्रकाशित हो गया। दूसरा ये कि जब ज्ञान समिति में जब मैं गया, तब मुझे जनवादी लेखक संघ का परिचय हुआ। तो उसके बाद मेरी रुचि जनवादी लेखक संघ में ज्यादा बढ़ी। हालांकि ज्ञान समिति में मैं बहुत जल्दी प्रमोट हुआ, पहले सम्मेलन में ही मैं स्टेट कमेटी में तो मैं सीधा बिना सम्मेलन नहीं आ गया, लेकिन जो पहले सम्मेलन हुआ, जो मेरा पहला सम्मेलन था, उसके अंदर मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंचा हुआ। लेकिन मुझे लगा कि भाई मैं जनवादी लेखक संघ में मतलब मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये फील्ड है, वो मिले जुले दोनों इकट्ठे हैं। और जो मेरी जो समझ है, चेतना है, या उसके अंदर जो धार है, पहनापन जो दिया गया, या जो भी मतलब समझ ज्यादा विकसित हो, वो ज्ञान मूवमेंट से हुई है। मतलब आपके अंदर जो एक वैचारिक चेतना ने ग्रहण कराया दिमाग ने, उसमें आप ज्ञान विज्ञान आंदोलन को उसका क्रेडिट देते हैं। तो आपको जिसने सीखा जिन लोगों से, वो कौन लोग हैं ज्ञान विज्ञान आंदोलन के, जिन्होंने आपके अंदर वो गुण विकसित किए, लेखन के दृष्टि का निर्माण कराया? किन किन लोगों को आप ऐसा मानते हो? जैसे मेरा उपन्यास का जो विमोचन करने के डॉक्टर RS दैया आए थे, और जब उन्होंने विमोचन किया, जो बात लिख रखी यहाँ, तो मुझे लगी कि ये बात हमारे जो लीडर है, जो आंदोलन के लीडर है या लेफ्ट पार्टी के लीडर है, उनसे आगे बढ़ी हुई बात है। उनकी बात मुझे उनसे आगे बढ़ी हुई बात है, क्योंकि वो सामाजिक जीवन की बातें थी, वो सामाजिक जीवन वहां से छुटा हुआ था। तो इसलिए वो उन्होंने प्रभावित किया। वहां से फिर मैं जब रोहतक गया, तो उसके बाद मेरा संपर्क प्रमोद गौरी सुबह से हुआ, तो सुबह से ज्यादा प्रभावित हुआ। फिर सुबह के बाद मेरा जो परिचय हुआ मनमोहन से हुआ, और हालांकि मैं सुबह को अपना गुरु मानता हूँ। तो मास्टर जी, जब आपने एक प्रकार से वैचारिक परिपक्वता ग्रहण करी,
एक अंतर्दृष्टि आप में, आपने उपन्यास भी लिखे। इस बीच में जैसे कुछ कार्य हुए जो आमतौर पर चर्चा भी किए जाते थे। मेरी खुद के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत नाटक आंदोलन, ज्ञान विज्ञान आंदोलन का मैं हिस्सा भी रहा। तो जींद में था तो वहां बताते थे भाई बैबलपुर गांव में मास्टर रोहतास ने, और पहले नाटकों की टीम जिसमें गांव के लड़का लड़की एक साथ गांव में नाटक करते हैं, एक ही गांव की पहली टीम जो बनी उनमें से एक है आपके प्रयासों से, जो यहाँ लड़के और लड़कियां युवा मिलकर समाज सुधार आंदोलन के नाटक करते थे। लाइब्रेरी आपने स्थापित करवाई गांव में, वो कई सालों तक समाज सुधार आंदोलन का लेखन का करी। और ऐसी भी बातें आई कि सैकड़ों लड़कियों ने प्रेरणा लेकर आपसे, आपके काम से आपने उनको पढ़ाया भी, और वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाई। ये जो मतलब बड़ा महत्वपूर्ण और जोखिमपूर्ण गांव काम था हरियाणवी समाज में। थोड़ी ही इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो भी संक्षिप्त से बताओ। वो वो ऐसा है कि लड़कियों पे जो मैट्रिक के बाद में ग्रेजुएशन पे लड़कियां, वो मेरी स्टूडेंट थी और माँ बाप उस समय भेजने के लिए तैयार नहीं था। तो लड़कियां मुझे कहती थी कि जी आप हमारे घर को हमारे लिए आगे पढ़ने के रास्ते खुले। तो मैं शुरू में तो 1-2 साल रहा कि भाई मैं क्यों, कोई बात हो जाएगी, ऐसे हेजिटेशन रखा। बाद में मेरे दिमाग में बात है कि भाई ये लड़कियां, टीचर तो हम मतलब पढ़ाते हैं तो 6 टीचर पढ़ाते हैं 10वीं क्लास को, मैं तो सिर्फ गणित पढ़ाता था, 5 टीचर तो और भी पढ़ाते हैं उनको। तो ये मुझे क्यों कहती है? तो मुझे लगता था कि भाई वो जो क्लास के अंदर जो बराबरी का संबंध मैंने लड़का और लड़कियों के बीच में स्थापित किया, तो वहां लड़कियां मेरा ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी और वो इसलिए वो मुझ पर विश्वास भी करती थी। तो मैंने इंटरव्यू करके, बड़ी कहानियां वो मैंने लिखी है, उसमें आएगी कि इंटरव्यू करके मैंने रिस्क उठा के लिख के दिया कि अगर ये लड़की बिगड़ गई तो जिम्मेवार मैं होऊंगा। ये माता पिता को लिख के दिया आपने? लड़की कल इसका चाल चलन खराब हो गया या भागी या कैरेक्टरलेस होगी तो इसका इसकी जिम्मेवारी ली। आज वो एक तो डेप्यूटी टीचर है और एक वो बहुत बड़ी बात है जी। मतलब मेरी स्टूडेंट आज बहुत सी लेक्चरर है, मेरी स्टूडेंट पुलिस के अंदर बड़ी अफसर है। और वो ये कहती है जब वो मिलती है या फोन आता है कि आज अगर मान लीजिए सर हमारे, वो अंदर की बातें बताती है वहां से भ्रष्टाचार की, पुलिस मुझे बताती है, वो पूरी स्टोरी दी उन्होंने मुझे कि आप जो कहते थे हमें तब नहीं जचता था, अब पता लगा अंदर जाने के बाद में इस तरह दिखते हैं। और लेकिन उन दिक्कतों में हम क्यों बच पाए? उचित दूरी का मैंने लड़कों को सिद्धांत दिया हुआ था, उचित दूरी का। जैसे इकोनॉमिक्स में सिद्धांत है उचित मूल्य जैसा सिद्धांत होता है, या मान लीजिए मतलब कीप डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस, उचित दूरी का मैंने लड़कियों को स्पेशल समझाता था मैं। तो उन्होंने कहा कि हमने वो उचित दूरी, भाई मतलब मैं लड़कियों को ये भी कहता था कि तुम्हें लड़की की तरह पेश नहीं होना किसी के सामने, तुम्हें एक इंसान की तरह पेश होना चाहिए। सुशीला को मैं कहता कि तुम्हें जब किसी के सामने जाओ तो लड़की की तरह जाना है, क्रांतिकारी नेता की तरह जाना है। तो पहले से उसे पता लग जाएगा भाई ये इसके अंदर यहाँ आगा तो दिक्कत होगी। और जो ईमानदारी है, जो मेरी एक स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर बहुत जल्दी सिपाही भर्ती होके जल्दी जल्दी उन्हें प्रमोशन किए हैं और यंग अभी भी वो सब इंस्पेक्टर है इस समय। हो सकता है शायद वो ऐसे बनेगी भी होगी, पीछे दिन बात चलेगी। उसने ईमानदारी के ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं और किसी का उसने चालान नहीं काटा। क्या नाम है जी उनका? नाम उसका सरोज है। सरोज है, जो आपकी पुलिस की अफसर है, जो आपके स्टूडेंट। वो आज एक मतलब भ्रष्टाचार रहित ईमानदारी पूर्ण जीवन जी, ईमानदारी पूर्ण, किसी का चालान नहीं काटा उसने, गरीब आदमी का किसी का, बल्कि वो उसने सिखाया, बकायदा उनको सम्मानित किया। उसने कुछ तरीके ऐसे बताए कि भाई आप इनको सम्मानित करते हो, फोटो खिंचवाओ, तो वो उस तरह मतलब जो है उनको शर्मिंदा करके लाइसेंस बनवाने में उनकी मदद की। हेलमेट उनने मतलब जो है कि कोई भी नहीं था तो ऐसे 1-2 तो ऐसे थे कि हेलमेट के पैसे नहीं किसी ने कहा, उसने उसी समय 100 रुपए का हेलमेट 100 रुपए पकड़ा दिए। वो बाद में हेलमेट लेके आया, 100 रुपए उसके वापिस दे के आया। तो वो और भी हेल्प की उसने। और दूसरा उसने मतलब चीजें बहुत बताई कि आप जीवन में, मैं जैसे कहता था कि भाई मेरे दादाजी कहते थे भूखे ही बावड़े बेटा, ना उसकी जूठे भूखे ही बावड़े लेकिन जूठे ही कौन बावड़े। तो वो सिद्धांत को बच्चों को बताते, बच्चों ने कुछ चीजें ऐसी माननी और बहुत सी चीजें ऐसी थी। तो आप इस बात से संतुष्ट हो कि आपने बच्चों में बेहतरीन मूल्य पोषित किए? संतुष्टि तो नहीं है। अभी जब दोबारा हमने स्कूल शुरू किया तब ये मतलब हमने ये सोच के शुरू किया कि हमें करोड़पति नहीं बनाना, कि जैसे मुझे शुरू में सफलता मिली थी पढ़ाने में, वही सफलता मुझे स्कूल शुरू करने में मिली है। इतना ज्यादा मतलब जो हमारा टारगेट था उस टारगेट से हमारा तीसरे साल हमारा ये उससे ऊपर ही जा रहे हैं। इसका लक्ष्य भी हमारा ये कि हमें करोड़पति नहीं बनना, जो चीजें मेरे से छूट गई जी पीछे, उनको और बेहतर तरीके से लेके आना है। तो कुछ चीजें ऐसी थी, मुझे लगता है कि मैं उनको भी आगे निकाल सकता था, लेकिन
नहीं निकाल पाया, तो इन बच्चों में पूर्ति करके, यानी उन माँ बाप के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जो जिनको मैं पढ़ाता हूँ। मतलब दूसरी पीढ़ी आ गई आप। हाँ, बल्कि जो जिन बच्चों को आज पढ़ाते हैं इनके माता पिता को भी आपने पढ़ाया? हाँ, मैंने पढ़ाया उनके माता पिता को। अच्छा, कई तो ऐसे है उनको पढ़ाया, उनके पोते आ गए मेरे पास। अच्छा, तीसरी पीढ़ी तक भी आ गई आप पर। अच्छा, एक मास्टर जी थोड़ी बातचीत आपकी साहित्यिक यात्रा पर करेंगे। आपने बताया कि आपके 3 नावल प्रकाशित हुए, आपने कई कहानियां भी लिखी हैं। हाँ जी। और मूलतः आपने संपादन किया है। हाँ जी। लेख लिखे हैं। और मास्टर जी थोड़ा जो साहित्यिक विमर्श है, साहित्यिक किताबें हैं, और हरियाणा जैसा समाज है जिसमें उस ढंग की कोई मतलब पुस्तकों के प्रति प्रेम होना, या पुस्तकें मनुष्य के जहन का केंद्र बनना, या वो वेटेज किताबों को हरियाणवी समाज में उस ढंग से मिल नहीं पाई जो भारत के दूसरे विकसित राज्य हैं जिनकी उच्च संस्कृति मानी जाती है, लेखन की संस्कृति की, या जो एडवांसमेंट नहीं है, या दूसरे यूरोप के इलाकों में। तो इन हालात में जो आज साहित्य की जो बातें करें, आज एक साहित्यिक क्राइसिस जो हरियाणा, जिसको आप लिटरेचर का क्राइसिस कह सकते हैं, या साहित्यकारों के सामने जो संकट है, आज का दौर का जो हरियाणा का अंदर लिखा जा रहा साहित्य है, और जो साहित्यकार हरियाणा में है, उनके प्रति आपका क्या नजरिया, क्या सोच है कि आज हरियाणा की साहित्यिक दुनिया के प्रति आपका दृष्टिकोण या मत क्या है? मैं इसका थोड़ा इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रेवाल साहब ने मेरा उपन्यास पढ़ के, ओम प्रकाश ग्रेवाल जी, डॉक्टर ओम प्रकाश ग्रेवाल जी, उन्होंने मेरा उपन्यास पढ़ के उन्होंने कहा कि भाई ये उपन्यास है और बेहतर काम है। ये कौन से उपन्यास के बारे में कह? मान सलाम के बारे में। मान सलाम उपन्यास को ज्यादातर लोगों ने तो ठीक माना। हाँ। लेकिन कुछ एक लोगों ने जिन्होंने इसको खराब कहा, उन्होंने ईर्षावश कहा। ये ग्रेवाल साहब की टिप्पणी, मेरी टिप्पणी नहीं है। अच्छा जी। उन्होंने ईर्षावश कहा। ओपी ग्रेवाल ने उसको बीइंग ए नॉवल कंसीडर किया। अच्छा जी। उसने कहा भाई लाल सलाम नाम ठीक था इसका, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपको और भी गहराई में उतरने के लिए अपनी समझ को और भी सभी प्रकार का साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। जबकि मैं उस समय सुबह के मतलब मार्गदर्शन में लगा लिया, उनकी प्रेरणा से मैंने बहुत कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। अम्बेडकर तक को पढ़ना शुरू, ग्रेवाल साहब ने मुझे अम्बेडकर पढ़ने को कहा था। अच्छा, हालांकि किताब भी उन्होंने दी थी मुझे, जबकि मैं उसको मुझे रुचि नहीं बनी इसकी उस समय तक। ग्रेवाल साहब के बाद में बड़े जस के बाद जाके, ये बात 2005 की है। तो ग्रेवाल साहब ने एक दर्द बयां किया कि रोहतास मुझे भी लिखना चाहिए था बहुत कुछ, हरियाणा में ऐसी कल्चर नहीं है कि लिखने की संस्कृति नहीं है। अब मैंने जो समीक्षा की है कि यहाँ लोग कहानी उपन्यास से शुरू करते हैं, गीतों पे आ जाते हैं, कविता पे आ जाते हैं। जबकि और दुनिया में साहित्यकार का विकास देखें, भारत के अंदर भी कोई दूसरे राज्यों का, रविंद्रनाथ टैगोर का, या मान लीजिए प्रेमचंद का, और उनका भी देखें, यूपी के देखोगा, तो उन्होंने कविता से छोटे नाटकों शुरुआत की, फिर कहानियों पे गए, कहानियों से उपन्यास पे गए, और कहानी उपन्यास पे अपनी यात्रा चलाते रहे। यहाँ लंबी कविता लिखने वाला भी छोटी कविता पे आ जाता है हरियाणा के अंदर, और जो कहानी लिखी है बड़ी बड़ी छोटी कहानियों पे लघु कथा पे आ गया, लघु कथा से फिर छोटी कविता पे आ गया। और ये बहाना करके कि भाई पाठक नहीं है, मेरा पाठक वर्ग है, इस मूवमेंट से इतर अगर मैं 1000 उपन्यास की प्रतियां मेरी इस चौथा उपन्यास छपवाऊंगा, तो मैं किसी भी अपने मूवमेंट के साथी को नहीं दूंगा। तो 1000 पाठक ऐसे है मेरे जो उनका इस मूवमेंट से परिचय तक भी नहीं है, और पढ़ेंगे, पढ़ के बताएंगे। इसका एक प्रयोग किया हमने कि मेरे यहाँ एक टीचर आती है यहाँ पढ़ाने के लिए, उसे थोड़ा पढ़ने का शौक है, तो उसको मैंने अपना उपन्यास जो चौथा लिखा, मैंने उसके 78 पेज लिखे हुए थे, मैंने वो 78 पेज को पढ़ने के लिए दिए, और वो एक रात में पढ़ के आगे दूसरे दिन वो उसने कहा कि भाई मैं इस उपन्यास को कितनी बार तो रोई होंगी पढ़ा हुआ, जितना मतलब आंसू आए मेरे, और एक रात में पढ़ के आगे मुझे तो ये लगता है कि आज शाम को ही खत्म करके, आप कहते 250 पेज आज शाम को खत्म करके मुझे दो, ताकि मैं इसे पढूं। और जब भी वो मुझे याद दिलाते रहते हैं, मेरा काम रुका हुआ अभी 2-3 महीने से, ये कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वजह, स्कूल की, घर की, तो लेकिन उसके बाद उसका इतना तगाजा है, ये एक तजर्बा है कि एक इतना तगाजा है कि ये कहानी मुझे पढ़नी है। उसने मेरी कहानियां पढ़ी है, सब कहानियां लगी कि बहुत मतलब सरल कहानी से भी लगता है कई बार कि मैं ऐसी कहानियां मैं भी लिख सकूं क्यों, या मुझे लिखनी चाहिए। तो ये जो चीजें, एक पाठक वर्ग आपका जरूरी नहीं है कि आपके जानकार होगा, कोई और होगा। मेरी कहानियां मेरे भाई नहीं पढ़ते, अगर वो कोई एक आध पढ़ भी लेंगे तो कहीं यार ये कहानियां तो सारी मारे पे लिखा, क्योंकि मैं वो कहानियां जो जीवन में डायरेक्ट देखी है, जो जिनको जी के लिए,
और उसके साथ एक संवेदना स्थापित आपके द्वारा जो लिखी गई आपकी कहानी, आप सबसे ज्यादा निकट किस कहानी के प्रति पाते हैं, या जो दो तीन थोड़ा जिक्र करियो। जैसे मतलब एक कहानी तो काज कहानी है, जैसे थोड़ी लंबी है, ओम सिंह अस्पाक ने पढ़ी उसको, तो उसको एक अलग मूल्य दिया। और एक पूरा सच कहानी है, वो बिल्कुल हकीकत जीवन की कहानी है, और वो देश निर्मोही की पत्रिका में छपी थी। और एक कहानी जो है देश निर्मोही जी लेके गए थे उस पत्रिका में छापने के लिए, मुझे पता नहीं छापी कि नहीं, लेकिन वो कहानी उनके पास ही है। और दूसरा जो है एक काज के अलावा एक नैना नाम से कहानी है। नैना, हाँ, तो उस नैना नाम से कहानी है, वो मतलब भी लोगों ने काफी पसंद की। एक जो ने पत्थर लिखा है, पत्थर से पत्थर नाम से, कि एक लड़की है और जो पत्थर लिखती है अपनी सहेली को, उस पत्थर में अपने जीवन की शादी होती है, तब जो व्याख्यान होते हैं सारे, मतलब वो बताती है अपने जीवन के बारे में कि भाई परिवार में कैसे यहाँ मुझे उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। वो पत्थर इसलिए लिखती है कि वो जीवन की भी सच्ची घटना है कि भाई कुछ मेरे पास स्टूडेंट भी थे ना, वो भी दो खेमों में बटे हुए थे। एक तो वो थे जो सिर्फ पढ़ने से मतलब रखते थे और कोई मतलब नहीं था भाई हमें। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि मैं उनको पढ़ाऊं भी और कुछ नई कुछ बातें बताऊं, जो मैं बताता था। मैं अपने स्टूडेंटों को मूवमेंट में भी लेके आया। मैं पूरी पूरी क्लास को रैली में लेके चला जाता था। 50 स्टूडेंट 10वीं क्लास के, 11वीं 12वीं के 60 रैली में लेके चला जाता था। तो इस किसी ने कोई एतराज, माँ बाप ने कोई नहीं किया। कुछ नहीं जाना चाहते ना जाओ, जबरदस्ती नहीं थी किसी की, अपनी मर्जी से। तो इसलिए जो जो मतलब एक लड़की थी, ऐसी दो सहेलियां थी, जो एक मेरे पढ़ाने के साथ साथ जो बात करता था एक्स्ट्रा, जो जीवन के बारे में बताता था, उसको भी मतलब वो उसमें ज्यादा रुचि रहती थी। अगर नहीं बताता तो बच्चे कहते हैं कि आज तो आपने जी रांद काट दी, सही कौन पढ़ाया, कोई और बात बताई, कोई सवाल काट दिए, पुरानी डिग्री या, लेकिन उसे ये मतलब नहीं था। तो कुछ वो चीजें जब जीवन में उसके साथ बीतती, तब उसे रोहतास मास्टर याद आया, और फिर उसने अपनी सहेली को पत्र लिखा। सच में वो पत्र मुझे दिखाया नहीं, लेकिन उसकी सहेली ने मुझे बताया जरूर कि इस तरह पत्र लिखा गया। वो मैं देख भी सकता था, भाई मैं भेजूंगा आपको, लेकिन मैं मंगाया, मैं किसी की निजी चीज नहीं देख रही, तूने बता दिया। उसी को कल्पना के आधार पर मैंने एक कहानी के अंदर लिखा, जो वस्तु वास्तव में घटित हुई। तो मास्टर जी बात करते हैं एक रचना प्रक्रिया की। जो आज के लेखक हैं, नवोदित लेखक कह सकते हैं, या बहुत से ऐसे नौजवान लड़का लड़की हैं जो साहित्य से वास्ता रखते हैं। आज वो फेसबुक के माध्यम से, दूसरे डिजिटल संसाधनों से भी वो लिटरेचर की दुनिया के बारे में वाकिफ होते हैं, या किताबें भी पढ़ते हैं, वो लिखना चाहते हैं, वो कुछ कच्चा पक्का लिख भी रहे हैं, अपनी अपनी कोई कविता लिख रहा है, कोई कहानी, कोई नावल। एक रचना प्रक्रिया के बारे में आप थोड़ी संक्षिप्त बताएं कि रचना प्रक्रिया आपकी खुद की क्या रचना प्रक्रिया रही, या क्या क्या कंटेंट, क्या क्या तत्व होने चाहिए एक रचना प्रक्रिया में। एक बेहतरीन रचना लिखने तक की जो पूरी एक प्रक्रिया है, एक पूरी यात्रा, थोड़ी उसके बारे में बताएं। वो यात्रा, जैसे मान रचना प्रक्रिया की जो बात है ना, कि भाई मैंने ये बताया पहले कि भाई मैं इस लेखन के क्षेत्र में इसलिए आया कि वो चीजें वहां आंदोलन में, संगठन में, मूवमेंट में व्यवहारिक रूप से उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, मुझे लगता है। ये मेरा निजी मत है। तो मैंने कहा कि इनको मैं लिख के भी छोड़ दूं, क्योंकि मैं जब उस, जैसे आपने बताया कि लड़कियों के नाटक की टीम बनाई, बड़ा खतरे का काम था, लेकिन मैंने बनाई। वो ज्ञान विज्ञान समिति ने तो उसको मतलब परहेज किया, उसको दर्ज उसको, लेकिन यहाँ पार्टी संगठन ने तो उसका विरोध ही किया। गांव में मेरे डीवाईफाई के साथी, उन्होंने विरोध किया, ठीक नहीं करा, डीवाईफाई भंग होगी। अच्छा, इस बात के लिए सिर्फ ये चीज एक आध बंदा साथ आया, जब वो बन गई चीजें, और जब वो चीज स्थापित हो गई गांव में, उन्होंने कुछ मतलब उसको कोई विरोध नहीं हुआ उसका। और इसी तरीके मूवमेंट के अंदर भी मुझे समझाया गया बाकायदा नेताओं से भी, ये काम नहीं, गांव में ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मैं देखूं वहां, तो सुबह एकमात्र ऐसी थी कि ये जो काम कर रहे हो आप, आगे का काम, इसलिए इसको हो सकता है इसको कंटिन्यू रखो। तो वो चीजें मतलब जो है कि वो जो एक्सपेरिमेंट था, तो वो एक्सपेरिमेंट करके किया हमने। और दूसरा जो है कि अगर उस काम को सारे को मूवमेंट दर्ज करता, आज भी मेरी बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको, आगे की चीजें जिसको दर्ज नहीं किया जा रहा, और इसीलिए मुझे दिक्कत आती है काम करने की। अभी जनवादी लेखक संघ है, जब दोबारा इसको जिंदा किया, मतलब पहले एक एक्सपेरिमेंट पार्टी कर रही थी, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया,
ऑनेस्टी में अपनी ये बता सकता हूँ कि मुझे ये कहा गया कि आप जलेस को छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दिया। फिर कहा कि इस जलेस का सम्मेलन करवाओ। जब जलेस मैंने छोड़ दिया तो सम्मेलन किस नाम का मेरा? लेकिन मैंने ऑनेस्टली अपनी पार्टी का आदेश सिर माथे रखते हुए, आदेश कहूंगा मुझे, सिर माथे रखते हुए मैंने सम्मेलन करवाया। उस सम्मेलन के बाद टीम बनाई गई, उस टीम में मेरा नाम था, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस टीम में काम नहीं कर सकता, तो हमने उसमें काम करना जो है छोड़ दिया, सरदानंद को भेजा उस टीम के अंदर हिसार जिला के नुमाइंदगी के तौर पर, जबकि मेरा नाम था 11 लोगों टीम में। और सम्मेलन करवा, जब वो प्रयोग असफल हो गया, फिर दोबारा मुझे ही कहा गया कि जलेस को पुनर्जीवन करो। जब जलेस का पुनर्जीवन कर किया तो उसमें कुछ गलतियां हो गई। कुछ गलतियां होने के बाद जिस आइडियाज पर, यानी ग्रेवाल साहब के जिस विचार पर, जो ग्रेवाल साहब ने अंतिम 2-3 मुलाकातों मुझे बताया, जो ऊपर नीचे की जो चीज दिखते जी बात समझाई, तो उस वो मैंने नोट किया। वो मैं यहाँ भी जोर देता था कि इस तरीके से जलेस, मैंने जितने साल में जलेस था जिंदा रखा जलेस को, लेकिन उस काम को मतलब जो दूसरे लोग, जो समीक्षा करने वाले लोग हैं या मान लीजिए रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग ठीक नहीं, हालांकि केंद्र में मेरे काम को मतलब माना जाता था कि भाई इसका सही काम है। केंद्र में चंचल चौहान मुझे हरियाणा नरेश कहकर संबोधित करते थे, ये आया हरियाणा का नरेश, पहला ऐसा बंदा आया जो जलेस को मतलब इस टाइम खड़ा किया और कर रहा है। 3-3 सम्मेलन के ग्रेवाल ने सम्मेलन का, ग्रेवाल साहब ने सम्मेलन करवाया या फिर मैंने सम्मेलन करवाया, और बीच में किसी के सम्मेलन हुए नहीं, या ग्रेवाल साहब के समय में सम्मेलन हुए थे और या फिर ग्रेवाल साहब के बाद इतने सम्मेलन मैंने करवाए। तो उसका बाद जो मेरे नेतृत्व में, लेकिन उसके बाद वो गलती होने के बाद, जबकि पहले से एहसास भी था मुझे कि गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती होने के बाद भी मतलब जलेस को खड़ा करने में रोल रहा है। वो अलग बात है, कुछ लोग सोचते हैं कि चंदा आ जाए तो मतलब भाई मेंबरशिप हो गई। विचारिक जो नए रचनाकार है, आप जैसे आप एक रचनाकार हो, आपने मुझे कविता भेजी है, मैंने आपको निराश नहीं किया। मैंने कहा कि आपकी कविता, जबकि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं मुझे कि कुलदीप की कविता नहीं कहते, लेकिन मैंने कहा कविता है। मास्टर जी, जो आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो उससे यही बात एक निकल कर आई कि कहीं ना कहीं जैसे आपको जो अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए थी मूवमेंट के अंदर भी, या लेखन के माध्यम से भी, जो रिकॉग्नाइज कंसीडर किया जाना और एक स्पेस दिया जाना चाहिए, उसमें कुछ दिक्कतें हुई और वाजिब बात आप वाजिब मंचों पर करोगे। इस स्थिति में मैं एक और बात आपसे थोड़ा कहना चाहूंगा, आप थोड़ा इस तरह नहीं देख रहे जैसे सत्ता भी दमन को उतारू है लेखकों के। पिछले कुछ सालों से जब से ये कहना शुरू किया वह भारत में फांसीवादी आहटें, या ठीक ठीक स्पष्ट भी बात किया जाए तो 2014 के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई है और अब तक भी उसकी सरकार चल रही है, चाहे स्पष्ट ना सही, लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं देख रहे कि जैसे फांसीवादी शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो साहित्यिक अकादमीज हैं या जो लेखकों को टारगेट किया जा रहा है, या बहुत से बुद्धिजीवियों पर झूठे पर्चे दर्ज करके उनको जेलों सिंचों में डाला जा रहा है, या जो संवेदनशील लेखक अपने आप को ऐसा ही नहीं महसूस कर रहे, जो एक दमन का वातावरण बना है, इसके प्रति आप क्या देखते हैं? जो आज मतलब जो स्टेट का रिप्रेशन है या राज्य द्वारा आतंक स्थापित किया जा रहा है संस्कृति कर्मियों में। हाँ, दमन है स्पष्ट। जैसे मैंने 2001 में जो मानसनाम उपन्यास है, अगर मैं इसको दोबारा छपवा के लेके आऊं, दोबारा ये जाए, उस वक्त तो आरएसएस के लोगों ने पढ़ा इसको, तो हो सकता है मुझ पे भी देशद्रोह का मुकदमा कोई चीज निकाल के बना दे। नंबर दूसरा, गांव के अंदर जो मेरा इतना सम्मान था, मेरी आवाज का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। जब लड़के लड़कियों की टीम बनाई तो उस वक्त भी विरोध में कुछ सवर उठे, लेकिन वो सवर मेरे तक आने से या नजदीक आने से पहले दबा दिए लोगों ने, दूसरे लोगों ने जो मेरे पक्ष के थे। अभी पीछे मैं पंचायत के चुनाव में हस्तक्षेप करवाता हूँ, अपने भाई को ओपनली चुनाव लड़वाता हूँ, या मान लीजिए सुशीला को जैसे जिला परिषद ब्लॉक समिति लड़वाया, जबकि उनका एक घर है, बाहर से आए हुए हैं, और भी लोगों को लड़वाया। सरदानंद राजली वहाँ सरपंच का चुनाव लड़ाया, जबकि वहाँ ओपन में खड़ा ही नहीं होने किसी भी गैर सवर्ण आदमी को, तो वहाँ अड़ के खड़ा हुआ। तो इस तरीके से मतलब जो है कि चुनाव लड़वाते हैं। तब खुद मेरा इस बार पंचायत का मेंबरी का चुनाव था, जो बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन नहीं 6 महीने बाद जो पहले सीट खाली रह गई थी, तो उसका चुनाव था। वो इतना खतरनाक चुनाव था, इतना खतरनाक चुनाव, इतना खतरनाक चुनाव कोई नहीं हो सकता। मतलब मेरे को चुनाव हराने के लिए पैसे का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल तो होता ही आम, और दूसरा जो है बदनाम करने के लिए कोई ऐसी शरारत बस कोई वीडियो बनाई हुई थी किसी की लाइब्रेरी छुड़वाने के लिए, पूरा मतलब मुहिम चला। आपको टारगेट करके बदनाम किया गया, झूठे सबूत खड़े कर करके भी
और पूरा मतलब एक पूरी मुहिम चलाई। ये मतलब ये कहा कि भाई आप इसको मेंबर नहीं बना रहे, आप इसको गांव का सरपंच बना रहे, क्योंकि 7 मेंबर पहले से मेरे मेरे बनाए हुए थे और 8वां अगर मैं मेंबर बनता हूँ तो 15 में से मेरा बहुत है मेरा भी। तो इसलिए मतलब जो दूसरा ये था कि भाई गाँव राम में ये दिखाई दे रहा था कि भाई ये अगर इनका कंट्रोल होगा तो ये चीजें जो दिक्कत रहेगी, तो किस तरीके बहुत कोशिश करी गई, लेकिन उसके बाद लोगों ने साथ दिया, जबकि उस वार्ड में मेरे वोट कम थे, मेरे परिवार के वोट। आप चुन का है हाँ, पंचायत चुन के मेंबर? आए, चुन के आए। इसके अंदर मतलब वोट मेरे थे नहीं, जो आदमी मेरे टक्कर में था वो 100 वोट 250 वोट थे यहाँ उसमें वार्ड में, 100 वोट तो अपनी जेब में लेके खड़ा हुआ, वो उसके परिवार के वोट प्लस उसको दूसरे परिवार सपोर्ट कर रहे थे, वो 100 वोट तो उसकी जेब में थे, जबकि मेरी जेब में सिर्फ मेरे 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 परिवार के 35 वोट थे, और जबकि वो भी मेरे को खड़ा होने से मना कर रहे थे कि 35 वोट है, इन 35 में से 35 भी नहीं है, अपने 20 वोट बड़े मुश्किल से आएंगे। बेइज्जती होगी, जैसे वो मेरा भाई यहाँ रिकॉर्ड तो वोट जीत के सरपंच रहा है और एक पॉपुलर सरपंच रहा अपने समय का, तो इसलिए सोच रहा है कि अपने इतनी चीजें के मैंने उसको फिर लोगों ने समझाया कि ये सर इसका मेमोरी का चुनाव नहीं है, चुनाव अगर निकालना तो रोहतास ही निकाल सकता है, और ये चुनाव सरपंची पर गए, क्योंकि हमारे हाथ में फिर हमने हस्तक्षेप भी किया फिर पंचायत के अंदर, या अपने हिसाब से चीजें ठीक भी की। अच्छा, थोड़ा मास्टर जी एक बातचीत और आपसे जानना चाहते थे कि जैसे आज के दौर में आप क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से दर्शकों को या उन नौजवानों को जो परिवर्तन की राहों पर निकलना चाहते हैं, क्रांतिकारी कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वो संस्कृति कर्मी हैं या वो दूसरे जन संगठनों का निर्माण कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति है जिसकी इच्छा है कि अपना बेहतर समाज बने, उनके लिए कोई संदेश कोई मैसेज देना चाहो आप? मैसेज तो ये है कि देखो, ऑनेस्टी बहुत उच्च दर्जे की ऑनेस्टी होनी चाहिए, जिसका अभाव मैं देखता हूँ और देखा है मैंने अपने साथ के लोगों को काम करते हुए, उनका असर भी देखा है। दूसरा ये है कि आपके अंदर त्याग करने की क्षमता होनी चाहिए, जो अब कम दिखाई दे रही है, और समाज के अंदर आप बातों से स्थापना नहीं कर सकते, अपने व्यवहार से लोगों को स्थापित। 3 बातें कही आपने, ईमानदारी, त्याग और विचार आपके आचरण में होना चाहिए। आचरण में होना चाहिए, और विचार जो है ना, आपको सब तरह की चीजें पढ़ के पूरी दुनिया की आपको अपना विचार विवरण तो हर एक आदमी के पास है, वर्णन करता तो हर है, ये बच्चा भी जो हमारा मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा है इसके पास भी बहुत विवरण मिल जाएंगे अब तक, लेकिन जो समीक्षा है यानी जो विवरण की बुद्धि सबके पास है, लेकिन समीक्षात्मक बुद्धि जो है निष्कर्ष की जो बुद्धि है वो अर्जित करने के लिए आपको थोड़ा सा ठहर के सोचना, मतलब आपको विश्लेषण एनालिसिस हासिल करने के लिए अपना विश्लेषणकारी बुद्धि चाहिए आपको, वो विवेक हासिल करने के लिए, अपना अर्जित करने के लिए एक पूरा स्वाध्याय की या अध्ययन चिंतन, एक दृष्टि चाहिए। हाँ, तो वो जो है नहीं, मान लीजिए एक मेरा वाक्य है लास्ट में बता दूं, मेरे दादाजी बार बार कहते थे, जो मैंने पहले बताया कि भूखे बावड़ जी झूठे बोले, तो मैंने झूठ अपने जीवन में आसपास भी नहीं फटकने दी, गंदी से गंदी बात भी मैं साफ बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा जो है, एक ये जो बात कही कि भाई अगर कोई आदमी आपसे कोई आशा लेके आता, उम्मीद लेके आता है, तो अगर आप उसकी उम्मीद पर खरा उतरो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने निराश ना लौटाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका मतलब जो पल्ला में डाल के भेजो, मतलब मदद करके भेजो उसकी, जो आपके पास उम्मीद लेके आया। हाँ, बस इसीलिए ये मतलब ये चीज मैंने छोटी उम्र में ही पकड़ी। बहुत लोगों ने मेरा नुकसान किया बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद दोबारा मदद के लिए आए तो मैंने उनका निरादर नहीं किया। हाँ, निरादर नहीं किया, मदद की, और ना मैं पिछली चीजों का एहसास करवाने दिया उसका। अच्छा, ये मानवीय मूल्यों का जो संदेश दिया मास्टर रोहतास बैबलपुर ने आज, सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मास्टर जी, चैनल के माध्यम से हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निरंतर अपनी कलम चलाते रहें, लिखते रहें, आपका स्वास्थ्य बना रहे, इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।